वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 403 के फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह को समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ से मुराद क्या होता है कि सस्टेन इंक्रीज़ होना प्रोडक्शन के अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक इकोनॉमी के अंदर वक्त के साथ, और टिपिकली तौर पे इसको मेजर किया जाता है जीडीपी के ज़रिए। यानी कि होता है क्या है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो जो गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, गुड्स बन रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो उनके अंदर इजाफा हो जाता है। गुड्स की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती है उसमें भी इजाफा हो जाता है। यही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और ये वक्त के साथ होती है और इसको जीडीपी के ज़रिए कॉमनली तौर पर मेजर किया जाता है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और वो भी रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी तो तब भी बढ़ सकती है जब महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रियल जीडीपी तभी बढ़ती है जब प्रोडक्शन बढ़ रही है गुड्स की या फिर जो सर्विसेज हैं उनकी। और इकोनॉमिस्ट ने जो है वो इसको दो हिस्सों में बांटा है, एक तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। इनको डिटेल में आगे हम समझेंगे। और की फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ग्रोथ को। कुछ ऐसे की फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि लेबर फोर्स का कितना साइज़ है, ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ हो सकेगी। कैपिटल स्टॉक कितना है, टेक्नोलॉजी कौन सी है, लेटेस्ट है या फिर पुरानी है, और स्टेबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऐसे जो है स्टेबल हैं। ये सारे जो है वो क्रूशल फैक्टर्स होते हैं जो कि असर डालते हैं जो इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर। लेकिन कई सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनइक्वालिटी देखने में आती है इस इकोनॉमी के अंदर, और कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज़ की तरफ जाते हैं पॉलिसी मेकर, ताकि बैलेंस रखें ग्रोथ और इक्विटी उसके दरमियान। अब लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन ग्रोथ को हम डिटेल में समझते हैं। शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब एक इकोनॉमी यूटिलाइज़ करती है अपने आइडल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी इस्तेमाल में नहीं थे तो उनको इस्तेमाल करती है, और वो भी ज़्यादा इफेक्टिवली तौर पे। और अक्सर ये किया जाता है रिकवरी के दरमियान, रिसेशन से। और फैक्ट्रीज अगर बिलो कैपेसिटी ऑपरेट होती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है, और पॉलिसीज़ जो है वो जो कि स्टिमुलेट करती हैं डिमांड, जैसे कि टैक्स कट कर दिया जाए या फिर इंक्रीज़ कर दिया जाए गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उससे बूस्ट होता है आउटपुट विदाउट एक्सपेंडिंग, बगैर एक्सपेंड किए हुए प्रोडक्टिव कैपेसिटी। और इस तरह की ग्रोथ टिपिकली तौर पे डिमांड ड्रिवन भी होती है और ये टेम्परेरी होती है, क्योंकि ये शॉर्ट रन होती है। इसके मुकाबले में लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इसको अचीव किया जाता है इकोनॉमिक जो पोटेंशियल आउटपुट है उसको बढ़ाते हुए और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट के ज़रिए। और इसमें ये होता है कि इन्वेस्टमेंट की जाती है फिजिकल कैपिटल में, जैसे कि मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, और साथ साथ जो ह्यूमन कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल में इस तरीके से करते हैं कि एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड की जाती है और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह के। अब जो लॉन्ग रन ग्रोथ है वो डिपेंड इस पे भी करती है जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना, मार्केट का एफिशिएंट होना भी, और जो कि एनकरेज भी करें एंटरप्रेन्योर्स को भी और इन्वेस्टमेंट को भी। नाउ द फैक्टर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ के बेनिफिट्स तो हैं और इसके फैक्टर्स भी हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ग्रोथ आती है, जैसे कि कैपिटल एक्यूमुलेशन, लेबर फोर्स एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का होना। कैपिटल एक्यूमुलेशन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्ट किया जाता है मशीनरी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में और टूल्स में, जिनसे प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है। लेबर फोर्स एक्सपेंशन की हम बात करें, जो लेबर फोर्स ग्रोथ होती है तो इसमें ये भी होता है कि इम्प्रूव किया जाता है एजुकेशन को, अपना एजुकेशन सिस्टम जो उसको बेहतर बनाया जाता है और स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कि क्या किया जाता है कि फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, इनोवेशन किया जाता है, नई से नई चीज़ें जो है वो इन्वेंट की जाती हैं, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाया जाता है। और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कि ऑयल होगा या मिनरल वगैरह। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल क्वांटिटी जो होती है गुड्स और सर्विसेज की, जो कि डिमांड होती है तमाम सेक्टर के अंदर एक इकोनॉमी में, एक जो डिफरेंट प्राइस लेवल हैं। और जबकि एग्रीगेट सप्लाईज इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो वो टोटल आउटपुट को दिखाता है, जो कि प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई होते हैं बहुत से प्राइस लेवल्स के ऊपर। अब एग्रीगेट डिमांड के अंदर अगर हम देखें तो उसमें कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है,
और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आती है और साथ में नेट एक्सपोर्ट भी आ जाती है। और एग्रीगेट सप्लाई जो है डिपेंड करती है प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के ऊपर। और डिक्रीज़ हो जाना अगर ऑयल प्राइस के अंदर है तो उससे रिड्यूस हो जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट। जब कॉस्ट में कमी आती है प्रोडक्शन की तो शिफ्ट हो जाता है, जो सप्लाई कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा उसके अंदर, यानी कि एक राइट पे शिफ्ट देखने में आएगा। और जो इंट्रैक्शन होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, वो डिटरमाइन करता है आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइस लेवल। इक्विलिब्रियम तो आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं तो उस पॉइंट को जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो वो कहा जाता है। शॉर्ट रन के अंदर अगर हम देखें तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो अपवर्ड की तरफ होता है स्टिकी वेजेस की वजह से, और जो प्राइसेस होते हैं, जबकि लॉन्ग रन में ये जो वर्टिकल बन जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के ऊपर। पॉलिसी मेकर्स यूज़ करते हैं फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी ताकि मैनेज करें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इंक्रीज़ करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को या फिर कट करते हैं इंटरेस्ट रेट बूस्ट करने के लिए एग्रीगेट डिमांड। जबकि सप्लाई साइड पॉलिसीज़ जैसे कि टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, जो कि बढ़ाते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। अच्छा, अब शिफ्ट्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की हम बात करते हैं। शिफ्ट जो आता है एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट सप्लाई में, उसका जो है वो सिग्निफिकेंट मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। और जो एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट होता है वो होता है चेंज आने से कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस के अंदर, फिस्कल पॉलिसी की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि एक्सचेंज रेट। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है जैसे कि आपको बताया गया था, चेंज आने से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि एक्सचेंज रेट हो गया। और जैसे अगर इंक्रीज़ होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर अगर इजाफा हो जाता है, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है उसमें कट हो जाता है, कम हो जाता है, तो उससे एग्रीगेट डिमांड का जो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे है जैसे, तो वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। और इसी के मुकाबले में एक अगर डिक्लाइन आ जाता है एक्सपोर्ट के अंदर ग्लोबल रिसेशन की वजह से, तो जो कर्व है वो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि इसका उलट। और उससे फिर क्या होगा कि आउटपुट के अंदर कमी आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी भी जो है वो बढ़ेगी। और एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है चेंज आने से प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर, जो चीज़ बनाने की कॉस्ट है उसमें, इसके अलावा टेक्नोलॉजी से और जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उससे क्या होगा, कमी आएगी इनपुट कॉस्ट में, बनाने की जो कॉस्ट होगी उसमें भी कमी आएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और फिर उससे प्राइस लो हो जाएंगे, आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं शिफ्ट्स को डिमांड साइडेड मेजर्स जैसे कि फिस्कल स्टिमुलस, या फिर सप्लाई साइड रिफॉर्म जैसे कि डी रेगुलेशन, और जो इन्वेस्टमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके ज़रिए। द कीन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब कीन्जियन थ्योरी ने एम्फेसाइज किया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो वो नतीजा होती है इनसफिशेंट एग्रीगेट डिमांड का, इनकी एग्रीगेट डिमांड जो वो इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और इकोनॉमिक डाउन टर्म्स के दरमियान प्राइवेट सेक्टर की जो स्पेंडिंग होती है उनमें कमी आ जाती है, और उसी से आउटपुट के अंदर कमी होती है। जब आउटपुट में कमी होगी तो फिर जॉब भी जाती है लोगों की। और कीन्स ने आर्ग्यू किया कि मार्केट हमेशा खुद से करेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका ये कहना था कि मार्केट ऑटोमेटिकली खुद से अपने आप को ठीक कर लेती है, एक इनविजिबल हैंड को, जिस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था क्लासिकल्स ने। लेकिन कीन्स ने कहा कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, और फिस्कल पॉलिसीज़ जो है वो उसका रोल जो है फिर आता है सामने। कीन्सियन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके मुताबिक, और फिस्कल पॉलिसी में फिर इंक्रीज़ किया जाता है पब्लिक स्पेंडिंग को, और टैक्स को कट किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि डिमांड को बढ़ाया जाए और जॉब्स जो है वो मिले लोगों को, और इकॉनमी जो है वो बहाल हो, इकोनॉमिक की जो स्टेबिलिटी है वो बहाल हो। और यही हुआ ग्रेट डिप्रेशन के दरमियान कि कीन्सियन प्रिंसिपल्स ने गाइड किया पॉलिसीज़ जो है, और उसमें ये था कि लार्ज स्केल पब्लिक वर्क था बूस्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिला, इनकी बेरोज़गारी में कमी आई।
और ये थ्योरी जो है वो हाईलाइट भी करती है मल्टीप्लायर इफेक्ट, जहाँ पे इनिशियल जो स्पेंडिंग होती है उससे एडिशनल इनकम और कंजम्पशन जनरेट होती है और उसी से फिर इकॉनमी जो है वो रिकवरी होती है। और क्रिटिक ने ये आर्ग्यू किया कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अगर इंटरवेंशन होगा तो उससे फिर डेफिशिट और इन्फ्लेशन होगा, लेकिन किन्जियन की पॉलिसीज़ जो है वो इन्फ्लुएंशियल रही रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का मुकाबला करने में। ना दी ISLM कर्व या फिर फ्रेमवर्क जो है इसका बेसिक्स जो है, अब जो ISLM मॉडल है ये इंट्रैक्शन बताता है गुड्स मार्केट जो कि IS कर्व की है और LM यानी कि मनी मार्केट। IS कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन इंटरेस्ट रेट का और इनकम का, जहाँ पर गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, जबकि LM जो है शो करता है इक्विलिब्रियम मनी मार्केट के अंदर। और फिजिकल एक्सपेंशन जो है जैसे कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग के अंदर इजाफा होना वो शिफ्ट करता है IS कर्व को सीधी तरफ, इनकम बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट। और मॉनेटरी एक्सपेंशन जो होते हैं जैसे कि इंक्रीज़ होना मनी सप्लाई का शिफ्ट करता है LM कर्व को डाउनवर्ड, उससे रिड्यूस होता है इंटरेस्ट रेट और बूस्ट होती है इन्वेस्टमेंट। और जो इंटरसेक्शन होता है इस LM कर्व का, जहाँ पे दोनों कर्व मिलते हैं आपस में, तो वो वहाँ पर इक्विलिब्रियम आउटपुट और इंटरेस्ट रेट होता है। और जो ये फ्रेमवर्क हेल्प करता है एनालाइज करने में पॉलिसी इम्पैक्ट। नाउ द ISLM एंड एग्रीगेट डिमांड। अब ISLM और एग्रीगेट डिमांड को अगर हम देखें तो ये फ्रेमवर्क कनेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व से, शो करता है कैसे किस तरीके से चेंज आने से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में अफेक्ट होती है ओवरऑल डिमांड। और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है IS कर्व जो है वो शिफ्ट होता है राइट पर, उसी से हायर इनकम और इंटरेस्ट रेट होता है, और जो कि ट्रांसलेट होता है राइटवर्ड शिफ्ट के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व की। और इसी तरीके से एक इंक्रीज़ अगर होता है मनी सप्लाई में, वो शिफ्ट करता है LM कर्व को डाउनवर्ड और रिड्यूस करता है इंटरेस्ट रेट और स्टिमुलेट करता है इन्वेस्टमेंट, और इसी तरह शिफ्ट करता है एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड। और ये लिंक जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे पॉलिसी टूल्स इन्फ्लुएंस करता है आउटपुट और प्राइस लेवल जो है शॉर्ट रन के अंदर। और रिसेशन के दरमियान साइमल्टेनियस जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन या फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से है, तो ये दोनों ही फिस्कल और मॉनेटरी एक्सपेंशन जो है सिग्निफिकेंटली तौर पे बूस्ट कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को, और बेरोज़गारी जो है उसमें कमी आती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही स्टिमुलेट किया जाएगा तो उसके फिर नताइज जो है वो ख़राब भी हो सकता है अगर एक इकॉनमी जो है वो नियर फुल कैपेसिटी पे है। ना दी ओपन इकॉनमी डायनामिक्स। अब ISLM कर्व जो है इससे आगे एक और स्टेप अगर हम देखें तो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल आता है, जो कि ISLM कर्व को एक और जो ओपन इकोनॉमी के ऊपर रखता है, ओपन इकोनॉमीज़ में, और एनालाइज किया जाता है जो इम्पैक्ट होता है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ का डिफरेंट एक्सचेंज रेट रिजीम्स में। और एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ करती है इफेक्टिवनेस, क्योंकि सेंट्रल बैंक को लाजमी तौर पर मेंटेन करना चाहिए करेंसी स्टेबिलिटी एडजस्ट करते हुए रिजर्व्स। और फिस्कल पॉलिसी जबकि बन चुकी है पावरफुल जो है, क्योंकि गवर्नमेंट क्योंकि इंक्रीज़ होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बढ़ाती इनकम ट्रिगर किए बगैर करेंसी डेप्रिसिएशन। और इसके मुकाबले में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स में मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव है, और इंक्रीज़ होना मनी सप्लाई का कम करता है इंटरेस्ट रेट, जो कि सबब बनता है करेंसी डेप्रिसिएशन, और बूस्ट होने का एक्सपोर्ट जो कि एम्पलीफाई करता है एग्रीगेट डिमांड। अब हम देखें तो जो कैपिटल मोबिलिटी है उसका रोल अगर हम देखें तो हाई मोबिलिटी के साथ इंटरेस्ट रेट चेंज जो है वो क्विकली इन्फ्लुएंस करता है कैपिटल फ्लो और एक्सचेंज रेट को। और पॉलिसी मेकर यूज़ करते हैं इस फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करने के लिए स्ट्रेटजीज़ के बैलेंस करें वो डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के साथ, स्पेशली जो है वो ग्लोबलाइज इकोनॉमी में जहाँ पे ट्रेड और कैपिटल फ्लो सिग्निफिकेंट है। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।